अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं और इसमें अब सिर्फ 35 दिन रह गए हैं। इस हवाले से आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया और तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान, जो पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद एक बार फिर साबिक चेयरमैन PTI हो गए, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो पार्टी के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से आज का दिन एक और हवाले से भी अहम है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज था, जबकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कल से 10 जनवरी तक इस पर फैसले करेंगे। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड और ताहयात नाअहली के मामलात भी अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में उन 2600 के करीब उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाई है जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इनमें टॉप लीडरशिप समेत PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। उधर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे जोड़ तोड़ की सियासत में भी अब कुछ तेज़ी नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत लाहौर में मौजूद है और वो सरप्राइज़ देने के मूड में भी नज़र आ रही है। सीट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो पंजाब में नून लीग काफ लीग, जबकि सिंध में MKM की तरफ और JUI GDA की तरफ भी देख रही है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब के पास तुरप के पत्ते क्या हो सकते हैं, प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना रहमान साहब बार बार इंतखाबात मौखर करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए इस वक्त माहौल साजगार नहीं है। क्यों वो ऐसी बात कर रहे हैं? और सेकेंडली ये कि तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में हमें कहाँ खड़ी नज़र आ रही है, क्या उन्हें रिलीफ मिलता है इंतखाबी निशान के मामले पर या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, गो के 9 जनवरी को डिवीजन बेंच ने ये केस सुनना है और तहरीक इंसाफ ये कह भी रही है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी इस हवाले से। तो आपको क्या लग रहा है, रास्ते अब क्या है तहरीक इंसाफ के पास? अगर रिलीफ नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट से भी या डिवीजन बेंच से भी तो फिर क्या करेगी तहरीक इंसाफ? उस्मानुमान, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले ये वाजे कर दूं कि मैं इस वक्त एक गाड़ी में अपनी गाड़ी में बैठा हुआ हूं और एक दूर उफ्तादा मुकाम से आपसे मुखातिब हूं बजरिया स्काइप। और इसकी वजह हमारे 2 मुअज़्ज़ज़ इदारे जो हैं, यानी पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर पैमरा के, जिनके एहतराम में मैं ये प्रोग्राम इतने दूर उफ्तादा जगह से कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि आज का हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम था जो डेफिनेटली एक शहर के बारे में था, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स पे कुछ एतराज़ इस तरह का लग रहा है कि शायद वो उससे कुछ सर्वे मकसूद है। अगरचे पैमरा आने से पहले हम सर्वेस कर भी रहे थे, लेकिन बहरहाल पैमरा का हुक्म आने के बाद हमने सर्वेस नहीं किए। तो खैर, अब उसको थोड़ा सा मजीद हम अपने काम को बेहतर बनाएंगे और मजीद अपने शहरों की सूरत हाल जो है वो और उनके मसाइल वो सुनो TV के नाजरीन तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन बहरहाल तो आज का मेरा गाड़ी मौजूद होके ये प्रोग्राम करना, मैंने कहा उसकी वजह जो है। अच्छा अभी साहब, आपने वजह तो बता दी, आपसे नेक्स्ट भी हम इस पर बात करते हैं। कमर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम कह लेते हैं। कमर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जो रिलीफ था इलेक्शन कमीशन को तो मिल गया, मतलब उन्होंने अपना वो जो हुक्म दिया था वो तो वापस हो गया। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता बाकी बचा है? देखा जी, तहरीक इंसाफ के वकला की अपनी स्ट्रेटेजी है और वो उनका स्ट्रेटेजी जो है उसके मुताबिक वो अपना कदम उठाएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह कि जो पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी की दरखास्त पर जो फैसला दिया है, वो उन्होंने टेक्निकल तौर पर ये कहा है कि चूंकि सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुक्ता नजर को नहीं सुना, उनके फैसले को नहीं पढ़ा, उनके इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया, तो ये उसकी जो होते हैं सिंगल बेंच का फैसला गैर कानूनी हम नहीं कह सकते, लेकिन आमतौर पर रवायत से हटके था जब अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस क्यों नहीं जारी किया।
एक बात, दूसरी बात ये थी कि आप हैरान होंगी, हमने उसका रिमार्क्स पढ़े हैं, जजमेंट भी पढ़ी है सिंगल बेंच की। तो वो सिंगल बेंच के जज ने ये कहा कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला पढ़ा ही नहीं। जब आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जजमेंट नहीं पढ़ी, जो 5 रुकनी जो है इलेक्शन कमीशन के बेंच, 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, आपने उनका फैसला ही नहीं पढ़ा। जब आपने फैसला ही नहीं पढ़ा तो फिर आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल कैसे कर दिया? तो ये सब चीजें इसमें उसके में गलती थी टेक्निकल तौर पर। तो उस पर नजर सानी ने उनको कहा कि उन्होंने फिर उसका। कमर दिलशाद साहब, हबीब साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी हबीब साहब, बताइए। कंवर साहब, क्या पहले कभी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी के साथ ये सलूक रवा रखा है जिसका इस वक्त निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी हुई है? नहीं, इसमें तो मुख्तलिफ सिस्टम में अगर आप देखें तो हर दौर में कहीं ना कहीं तरीके से तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने फैसले सुनाते रहा है। आप अगर शुरू से जाएं 1988 से लेकर तब 2000 बस ज्यादा 88-90 तक ज्यादा होता रहा। इसके बाद तो कभी इलेक्शन पाकिस्तान ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन यहाँ मैं आपको अर्ज करूँ कि ये एक सिंगल बेंच के फैसले को नजर सानी की दरखास्त करना हर इदारे का एक कानूनी फर्ज हो जाता है। अच्छा। यहाँ उन्होंने कोई नई बात नहीं की, नजर सानी तो करनी पड़ती है। जिस वक्त उन्होंने जो लाहौर में जो फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने कि आप नहीं है, मैं एक उसकी बुनियाद की तरफ जा रहा हूँ कि क्या आप खुद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, क्या इस तरह का फैसला के इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए जबकि इलेक्शन में 35 दिन वापस रह चुके हों, तो क्या ये मुनासिब तर्ज अमल है? क्या ऐसे इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे? क्या पाकिस्तान की तारीख में पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यही हुई है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से चूंकि इलेक्शन के बाकायदा उनको चैलेंज कर दिया गया था, तो 10 या 12 उनका एग्जेक्टिव उसको निकाल दिया, ऐसा अकबर को निकाल दिया, उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तख्तीक से इतना ही कायल है तो फिर इसका मतलब है जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो बड़े फेयर होते हैं, तो उन्हें हुकूमत न दे दी जाए? फिर अगर दीगर सियासी जमातों को, आपने भी देखा अभी वक्त साहब, इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर कोई चैलेंज ना करे उस पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन को, कोई चैलेंज ना करे तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है। अच्छा, तो कमर दिलशाद साहब फिर तो जी कमर दिलशाद साहब फिर तो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हर दौर में जब पार्टी मातूब होती है ना, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो, कोई इदारा हो, आप देख लें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स देख लें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिमार्क्स देख रहे हैं कि अगर कायदे आजम भी इलेक्शन लड़ता तो वह भी नाहल हो जाता। तो इतने बड़े, इतनी अजीम शख्सियत के बारे में रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं आप? कायदे आजम को किसकी जरूरत थी पाकिस्तान में उनको पार्टी को नाहल कर देता या उनको नाहल करता? किसकी जरूरत थी? पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान को हक पहुंचता था को कायदे आजम की मिसाल दे। अगर कमीशन होता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर गुजरता। अच्छा कमर दिलशाद साहब जी, होता इलेक्शन कमीशन। कमर दिलशाद साहब जरा ये भी थोड़ा सा वाजे कर दें कि अब अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से भी या डिवीजन बेंच से भी, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? क्या उन्हें कोई और निशान दिया जाएगा या फिर उनके उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से लड़ना पड़ेगा? ये बड़ी बदकिस्मती है। हबीब अकरम साहब ने बड़ा काम किया इसके ऊपर, लेकिन हमने तो देखा हबीब अकरम साहब, अगर हम ठंडे दिए सुने तो हमारी जुडिशरी का भी आप तर्ज अमल देख लें, उनका कौन सा कोई मिसाली तर्ज अमल है? आज उनके सारे रिमार्क्स पढ़ लें, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, अयूब सदर अयूब का दे दिया, या का दे दिया, तो अब बलोचिस्तान की अपराज कालम पढ़ लें, मैंने कालम में इशारा दे दिया है कि या खां से फायदे किसने उठाए और अयूब खां से फायदा किसने उठाए और अयूब खां के इलेक्शन एजेंट कौन था बलोचिस्तान में? तो ये उनको नजर नहीं आ रहा था कि बलोचिस्तान में अयूब खान का इलेक्शन एजेंट कौन था? अच्छा, ये सब चीजें क्यों ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? जब इदारों में इस तरह की सियासत आ गई है, इस तरह हमें अफसोस की बात करनी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी फैसले कर रहे हैं, उसमें भी आप तनकीद करें, हम भी तनकीद करेंगे, आप भी तनकीद करें, लेकिन हमारी जुडिशरी को क्या हो गया? हमारी जुडिशरी को, हमारी जुडिशरी किसकी तस्दीक कर रही है?
बिना वजह। कमर दिलशाद साहब, इस वक्त तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कमर दिलशाद साहब कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बुनियाद बनाकर किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस ले ले? ये सवाल भी इस वक्त उठाया जा रहा है। वो देखा, जो हमारा जो सेक्शन 209 है ना, हमने उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपको चैलेंज हो जाए या उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके दस्तूर के मुताबिक ना हो तो वो पार्टी का जो इंतखाबी निशान जो वापस लिया जा सकता है। हमने इसहाक डार की कमेटी में मैंने खुद पेश होकर ये कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एज ए ऑब्जर्वर बैठने की इजाजत दी जाए। एज ए ऑब्जर्वर 26 रुकनी कमेटी थी, किसी ने इस बात की तजवीज को नहीं माना। जब इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो होता है उनका बैठा होता है इंटर पार्टी इलेक्शन में, तो यहाँ तो इजाजत नहीं दी गई। तो अब यहाँ ये फैसला हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो बड़ा सही एक मुतवाज़िन फैसला करेगा। और आप जरा ये भी वजाहत कर दें कमर दिलशाद साहब कि अगर रिलीफ नहीं मिलता तो सूरत हाल क्या होगी? तहरीक इंसाफ को कोई और निशान मिलेगा या फिर उन्हें आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उम्मीदवारों को? नहीं, फिर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जनाब बड़ा अफसोस हमें होगा कि इतनी बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात कौमी धारे से अलहदा हो जाएगी, कौमी धारे से बाहर निकल जाएगी। हाँ, ये बड़ा अफसोस की बात होगी कि अपनी गलतियों से, अपने दस्तूर की पार्टी के मुताबिक इलेक्शन न करवाने की वजह से जितने खामियां उन्होंने पेश किए। आपने जस्टिस वजीरुद्दीन ने भी इस इलेक्शन को काज़िम करार दिया था 2012 में, फिर 2017 में काज़िम करार दिया गया, फिर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने 4 खत लिखे दिया पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने नहीं करवाया। ये आपकी अपनी खामियां थी, कोताहियां थी, जिसकी बना पर उनको रिजल्ट आज पेश होना पड़ा। अगर इनकी पार्टी का कोई आदमी चैलेंज ना करता तो इलेक्शन कमीशन तो आज खुद नोटिस लेने का मजाज नहीं था। इनकी 8 आदमियों ने चैलेंज किया, इस पूरी पार्टी के मेंबर थे वो। इस लिहाज से हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों के जो रिमार्क्स हैं उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची कि बिना वजह वो तारीख के हवाले दे रहे हैं, बिना वजह वो कैद आजम का हवाला दे रहे हैं। कैद आजम का भी ये इशारा किसकी तरफ दिया उन्होंने? उसका इशारा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ दिया है, लेकिन आजम को भी नाइल करार दिया जा सकता था। लेकिन बड़ी हैरानी हुई। कमर दिलशाद साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले का इवेंचुअली हल जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो तो पुरानी तारीखें दोहराई जा रही हैं कि मेरे बलोचिस्तान में ये हो गया था, फलाना ये हो गया था, कैद आजम ने ये कर दिया, अयूब खान ने ये कर दिया, या खान ये कर दिया, मुशर्रफ ने ये कर दिया, ज़ियाउल ये कर दिया, ज़ियाउल भी गद्दार, मुशर्रफ भी गद्दार, या खान भी गद्दार, अयूब खान भी गद्दार। तो ये लफ्ज़ कुछ जजों को कहने वाली बात होती है। अच्छा, जजों को कहने वाली बात होती है। अच्छा कमर दिलशाद साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज HRCP इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से सवालात उठा रही है। जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, ऐसी सिचुएशन में एक आलमी इदारे की तरफ से इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाना, इसे आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन के शफाफियत का आपने देखना है तो आप 1990 के इलेक्शन को देखने के बेनजीर भुट्टो साहबा ने इलेक्शन कमीशन के बहुत मुकम्मल वही अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो आपने अभी इस्तेमाल किए हैं। हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे शफाफियत को चैलेंज किया गया है, सवालिया निशान उठाया गया है। लेकिन बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि 2002 का इलेक्शन तो मार्शल के अम्ब्रेले के नीचे हुआ, उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 2008 के इलेक्शन में कोई ज्यादा किसी ने कोई एतराज नहीं किया, सब पार्टी को तस्लीम कर लिया। 2013 में इमरान खान ने चैलेंज किया, 126 दिन तक बकायदा रेड जोन में धरना दिया और बाद में जुडिशल कमीशन बना, वो भी चैलेंज हुआ। 2018 का इलेक्शन भी चैलेंज हुआ। ये तो हर इलेक्शन तो हर दौर में चैलेंज होते रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैंने जो सवाल पूछा था अब उसका जवाब आप बता दें, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता है? कमर दिलशाद साहब ने तो कह दिया है कि अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता अदालत से तो फिर बदकिस्मती से कौमी धारे से वो जमात अलहदा हो जाएगी। देखिए, ये एक तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक छोटी सी कानूनी चूहिया के पीछे भागते हुए अपनी इतनी बड़ी सियासी जमात को कौमी धारे से बाहर कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं कमर दिलशाद साहब जो साबिक सेक्रेटरी कमीशन है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, तो ये तो एक बड़ी खतरनाक बात है। दूसरी बात, जहां तक सियासी एतबार से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको
वो एक खास शिकंजे में फंसी हुई है। तो इस शिकंजे में फंसे होने के बावजूद उसके पास वोटर मौजूद है। सिर्फ हाथ, यानी उसके बारिश हो रही है उसके ऊपर वोटों की, उसके हाथ है जिसमें वो बारिश का पानी जमा किया जा रहा है, उसमें छेद किए जा रहे हैं। कभी उस छेद को, कभी इलेक्शन कमीशन उसमें एक छेद दरियाफ्त कर लेता है, कभी कोई और दरियाफ्त कर लेता है, कभी कोई और दरियाफ्त कर लेता है। देखिए सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर बैरिस्टर गौहर के ट्विटर अकाउंट से 266 कौमी असम्बली के हलकों के लिए 266 निशानात अलग अलग ट्वीट कर दिए जाए ना, कि 200 NA1 से हमारा निशान है जूता, और NA2 से हमारा निशान है जुराब, और NA3 से हमारा निशान है कार, इसी तरह अला हाजिर का 66 में चले जाएं, वहां पे है जनाब हमारा निशान छतरी, बल्ले के अलावा सभी निशानात, ये सभी निशानात के एक हल्के उम्मीदवार ये है तो इसका निशान ये है। इस तरह भी अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा तो उसकी जीत के इम्कानात उतने ही हैं जितने बल्ले के साथ है। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त जहां पर है और जहां पे उसके बानी ने उसको पहुंचा दिया है, पाकिस्तान के जो वोटर हैं वो उसके साथ सब कमिट कर चुके हैं, तो लिहाजा एक सियासी रास्ता सादा सा ये है। दूसरी बात, कुछ बानी ने पहुंचा दिया, कुछ मुखालिफिन ने पहुंचा दिया, मैं तो उसको पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। हाँ, मैं पॉजिटिव सेंस में ही कह रही हूँ जी, और कुछ मुखालिफिन ने पहुंचा दिया, मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ। ठीक, तो ये जो 1 वर्सेस ऑल का मुकाबला है ना इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन नजर आ रही है, ये सिर्फ आपको और मुझे नजर नहीं आ रही, पाकिस्तान के हर शहर आ रही है। अच्छा, अब के साथ मैं आपको एक मिसाल दूं तारीखी हवाले से कि मेरे जो मोहतरम और मुकर्रम और उस्ताद जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब को इसी तरह की एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा था 70s की दिहाई में। अच्छा। होता ये था कि चार्ली भुट्टो की हुकूमत में उनका एक पर्चा बंद होता था और साथ उसको बंद कर दिया जाता था, तो फिर होता ये था एक दूसरा पर्चा निकालते थे, डिक्लेरेशन लेते थे या किसी दोस्त का डिक्लेरेशन था होता, उसको निकालते, उसके ऊपर बड़ा सा उसकी सारे वर्क पे लिख देते कि एडिटर मुजीबुर रहमान शामी या मुजीबुर रहमान शामी, और नीचे जो आले का जो तख्ती थी वो छोटी हो जाती। देखिए ये हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी दरपेश है कि उसका भी एक रिसाले का डिक्लेरेशन जो है वो मंसूख हुआ पड़ा है। तो इसका आसान सा हल है कि कोई भी दूसरी सियासी जमात जो रजिस्टर्ड और उसके पास एक इलेक्शन का निशान भी हो। इस पर हम बात करेंगे कि आगे चल के तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, इत्तेहाद कर सकती है, या फिर जैसे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आजादी उम्मीदवार लड़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे पास प्लान बी प्लान सी भी मौजूद है, अगर रिलीफ नहीं मिलता तो क्या प्लान बना सकती है, इस पर हम बात करेंगे, इम्कानात क्या हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त का आज फैसला किया और हुक्म इम्तना वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो कल सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जबकि 9 जनवरी को डिवीजन बेंच भी इस मामले को सुनने जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी साहब। रिजवी साहब, सबसे पहले तो ये हमें वाजे कर दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करी है, क्या इस मामले को पहले 9 जनवरी को डिवीजन बेंच सुनेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले को टेकअप करेगी? क्योंकि इस मामले में टाइम बहुत शॉर्ट है, इलेक्शन का टाइम, इसलिए मेरा तो पहले ही यही ख्याल था कि पेशावर हाई कोर्ट जाने के बजाय डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है और वो कह चुके हैं कि ये इलेक्शन में डिले नहीं होगी, और इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट इन ए वे पहले से ही इस मामले में इन्वॉल्व है, तो मेरा तो अपना ये ख्याल था कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। अभी भी ये ठीक है फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा शब्बर रज़ा रिजवी साहब कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो सर्वेज हैं वो दरअसल वोटर को अफेक्ट करते हैं, तो ये उसके आजादाना फैसले में रुकावट डालते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के
जो आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक है उससे मुतसादम स्टेटमेंट नहीं लगती? देखिए, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 19A के तहत अब फंडामेंटल राइट है। दूसरा, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी अपनी रूट्स पकड़ चुकी है तो सर्वे तो वहाँ भी होते हैं। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल होता या फेयर इलेक्शन को ओवरशैडो करता या इन्फ्लुएंस करता तो वहाँ भी मना होता। तो मैं तो इससे एग्री नहीं करता। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि राइट ऑफ फ्रीडम जो है और एक्सप्रेशन जो है एंड राइट टू नो जो है ये पब्लिक का राइट है और इसको इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए मीडिया को। अच्छा, ये बताइएगा रिजवी साहब के एक और क्वेश्चन उठता है कि फर्ज किया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं रहता और उसके सारे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत में आते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि फिर उसकी जो मखसूस नशिस्तें होंगी उनका क्या बनेगा? क्या मखसूस नशिस्तें किसी जमात के साथ मुंसलिक हैं या किसी जमात की तरफ से उनकी फहरिस्तों का आना लाजमी है? एक तो मेरा ये ख्याल है, मतलब 70% मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहाल कर देगा। अच्छा। क्योंकि ये मसला पहली दफा नहीं हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 1988-89 के केसेस हैं। उन केसेस का नाम ही सिंबल केस है और जो आर्टिकल 17 के तहत पॉलिटिकल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, वहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन लड़ने का मतलब ये है कि जो भी उसको जो चीज़ें भी फैसिलिटेट करती हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती हैं, वो उनको अवेलेबल होंगे। इसी तरह नवाज शरीफ केस में पॉलिटिकल पार्टीज के इस राइट को माना गया है। तो बेनजीर भुट्टो केस, नवाज शरीफ केस, ये सारे आप केसेस देखें तो ये मुझे यकीन है कि ये सिंबल जो है वो पीटीआई को मिलेगा। अब दूसरा यानी इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल करेगी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। मिल जाएगा जिस तरह के पहले हुआ है। तो जहाँ तक वीर साहब ने ये पूछा है जी कि अगर ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्पेशल सीट्स हैं वो मिलती हैं, जो जनरल सीट्स पार्टीज हासिल करती हैं उसके प्रोपोर्शन से वो स्पेशल सीट्स जो हैं उनको उन पार्टीज में दिया जाता है, जो कि लिस्टें पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले प्रोवाइड की होती हैं कि ये हमारी लिस्ट है। तो उस लिस्ट में जितनी सीटें प्रोपोर्शनेटली उनको मिलनी चाहती हैं, तो इसलिए ये एक इशू आएगा और ये एक बहुत अच्छी ग्राउंड होगी सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उससे ये पॉसिबिलिटी भी जन्म लेती है कि 266 की 266 नशिस्तें ही उनके ऊपर आजाद लोग मुंतखब हो जाएं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में तो फिर नए सिरे से ये जो फहरिस्तें हैं ये तो बेमानी हो जाएंगी। इसमें आप देखें हबीब साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं ये एक ग्राउंड होगी जिसकी बेस पे सुप्रीम कोर्ट सिंबल अलाउ करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है स्पेशल सीट के बारे में आर्टिकल 51 में, वो अचीव नहीं हो सकेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो रिडंडेंट नहीं आप कर सकते, वो इररिलेवेंट नहीं कर सकते। उनको अचीव करना है, वो आपने हासिल करना है। इसलिए क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज को ये सीट्स मिलनी है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी से अपनी जो है लिस्ट ली जाती है, औरतों की में उनकी कौन सी लिस्ट है, मिनॉरिटी पे कौन सी लिस्ट है। तो ये तो पर्पज ही नहीं हल होगा, इसलिए ये इलेक्शन जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा बगैर सिंबल के। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को आप आउट करेंगे तो जो आर्टिकल 218 और 219 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, फेयर, ऑनेस्ट हो, वो नहीं पूरा होगा। इसलिए मुझे यकीन है कि ये ग्राउंड्स होंगी
अगर अच्छा। मैं लॉयर हूँ तो जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेना शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई तकदीस नहीं है? फिर इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, तो आप देखें, एक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए हैं आर्टिकल 17 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज के और आम आदमी के, वो एक मेन लॉ है, वो एक मेन राइट है। इस राइट को, इस मेन लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते टेक्निकल रीजन की वजह से। ठीक। और इवन अगर सबऑर्डिनेट लॉ में की वजह से कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रिवेल। इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज है पॉलिटिकल पार्टीज का और पाकिस्तान के वोटर्स का राइट। अब पाकिस्तान के हर वोटर का, जो लेजिटिमेट वोटर है, उसका ये हक है कि वो वोट डाले, और वोट डालने में उसकी फैसिलिटी के लिए सिंबल दिया गया है। तो एक वोटर जो है वो कहेगा जी मैं तो डिप्राइव हो जाऊंगा, मुझे तो नाम नहीं पढ़ने आते, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो देख सकता हूँ कि ये खंबा है और ये शेर है और ये बैट है, तो उनको आप डिप्राइव करेंगे, तो ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है उससे आप डिप्राइव करके लोगों को जो आप। अच्छा रिजवी साहब, ताहयात नाअहली केस की भी कल समाअत होनी है, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की तौसीक करेगी, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं आईनी तरमीम के बगैर ताहयात नाअहली को सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर सकती? नहीं, देखें जो आइन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ना, ये जो नाअहली है 62 के तहत इस किस्म की, उसमें नाअहली की मियाद नहीं है जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत उसको इंटरप्रेट कर दिया। जहां कोई लॉ साइलेंट हो उसको कहते हैं जजमेंट लॉ, यानी जजमेंट के जरिए उस वैक्यूम को सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिल करती है। तो ये अब अगर आप 62(1)(f) के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिला के पढ़ें तो ये होगा नाअहली ताहयात। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल देती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो बदल सकते हैं आर्टिकल 1843 के तहत, तो 62(1)(f) के साथ ये जजमेंट पढ़ी जाएगी। अच्छा, तो इस जजमेंट, अगर वो जजमेंट से अपनी रिवर्स कर देते हैं पहली जजमेंट को, तो जो नई जजमेंट आएगी उसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि ये नाअहली ताहयात नहीं है तो फिर ये लॉ बन जाएगा। अच्छा, पहले लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये लॉ 60 ये एक प्रिंसिपल है कि जहाँ लॉ में एम्बिग्यूटी हो, क्योंकि नई सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जब आप लॉ बनाते हैं उसको तो आपको फ्यूचर की डेवलपमेंट्स का नहीं पता होता, तो जहाँ इस किस्म की एम्बिग्यूटी आ जाए तो फिर सुपीरियर कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और उस वैक्यूम को फिल करते हैं, तो लिहाजा वही लॉ बन जाता है, उसको कहते हैं जजमेंट लॉ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से, राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, लेकिन इंतखाबी माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर हम हबीब साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से हम देख रहे हैं कि सभी सियासी जमातें जोड़ तोड़ की सियासत में मसरूफ़ अमल हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध में भी और पंजाब में भी जोड़ तोड़ कर रही है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है और बिलावल भुट्टो सरप्राइज़ देने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी अपने अपने तौर पर इलेक्शन के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। हबीब साहब, आप बड़े दिनों से लोगों के बीच में मौजूद हैं, मैं इस वक्त जो कदगन है उसे मद्देनजर रखते हुए ये तो नहीं पूछूंगी आपसे कि लोग क्या सोच रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, लेकिन जो हम देख रहे हैं इंतखाबी शेड्यूल के बाद जो एक इंतखाबी गहमा गहमी होती है, जो एक इंतखाबी माहौल होता है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। क्या वो लोगों को भी नजर नहीं आ रहा? और लोग इंतखाबात के बाद के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या वो पुरुम्मीद हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे या फिर उनमें मायूसी पाई जा रही है? देखिए, एक अहम तरीन बात तो ये है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि इंतखाबी माहौल नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, तो ये पूरे मुल्क के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, उसकी वजह यह है पाकिस्तान के अंदर जो फरीक हैं सियासत के, वो बुनियादी तौर पर दो हैं। एक है फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे तरफ फरीकों का एक मजमुआ है, सियासी जमातों का एक
है जो एक फरीक है, जिसे आप गिरोह चूंकि सियासतकारा कहते हैं। ये सियासतकारा है एक दूसरी तरफ। अब इस में आपस में जो कुछ भी तब्दीली है, लोगों आपस में जो कुछ भी खींचातानी है, लोग उसमें कतई इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो इन सब को एक ही कंसीडर करते हैं और ये अपने तर्ज अमल से साबित भी करते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर आप देख लीजिए, जीडीए भी इनके साथ मिल रही है, एमक्यूएम भी इनके साथ मिल रही है, तमाम लोग अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कहीं ना कहीं मिलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियादत कबूल कर ली है, तो लिहाजा इस तरह ये आपको नजर आ रहा है माफ कीजिएगा, सिर्फ एक जमात है जो इस पूरे प्रोसेस से बाहर है। अब ये जो क्रिकेट है ना, ये जो गेंद बल्ला है, ये इसके लिए कम से कम 2 खिलाड़ी चाहिए। एक बल्ले वाला चाहिए और दूसरी तरफ एक गेंद फेंकने वाला चाहिए। हत्ता कि तो जैसे बेजरर खेल में भी आपको 2 खिलाड़ी चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि दूसरा खिलाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हवा में ही, ये गतके की तरह हवा में ही तलवार चला चला के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हवा में ही बल्ला घुमा रहे हैं और गेंद सामने मौजूद नहीं है। ये हवा में ही बैडमिंटन की यानी शटल मौजूद नहीं है, लेकिन उसका छिक्का जो है शाह की आ रही है निकालने की मुंह से। अब दूसरी तरफ जब कोई खिलाड़ी नहीं है तो खेल में किसी का इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? और फिर दूसरी तरफ खिलाड़ी ऐसा हो जिसके साथ हमदर्दियां हो, जो जिसको लोग मैदान में ना सिर्फ देखना चाहते हो बल्कि कामयाब होता हुआ देखना चाहते हो। तो ऐसी सूरत में आप खेल में इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे? अब तो आप सिर्फ ये करते हैं कि आप बाकायदा तौर पर ये कहें, सबको हुक्म जारी कर दें कि जनाब आप इलेक्शन में इंटरेस्ट लें, ठीक, क्योंकि आप इस सूरत हाल जो इन्होंने बनाई हुई है उसमें तो है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं उठा सकते, आप उसका नाम नहीं ले सकते, उसके बानी का नाम लेना जो है वो मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। अब उसका हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये कदगन भी लग जाए कि जनाब उसके जो निशान है उसका नाम भी नहीं लेना। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, दुनिया की जमहूरी तारीख में पहली बार सर्विस पर पाबंदी लगी और इसको कहा जा रहा है कि इलेक्शन के उसूलों के खिलाफ है। मतलब आप अच्छा हबीब साहब, अभी चूंकि हमने सियासी माहौल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में क्या चल रहा है इस वक्त? नून लीग क्या कर रही है? जुबैर साहब को अभी हमने कुछ दिन पहले सुना, वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। इससे लगता है कि जैसे पार्टी के अंदर थोड़ी सी कोई रिफ्ट आ रही है, कोई तोड़फोड़ हो रही है। साहिबा, मैं आपकी सादगी की तो दाद दूंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या परेशानी है, कोई उसमें आए कोई उसमें जाए, अच्छा, ठीक है। ये इसमें भाई उसके लिए क्या परेशानी है? सही। हुकूमत जो है उसका मैं तो सिर्फ समझता हूं कि ये एक बीच के तकल्लुफात है, अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक के लोगों ने अपनी परसवियरेंस की वजह से या अपनी जिद की वजह से डाले हुए हैं, वरना ये सारी रुकावटें दूर कर दें जनाब नवाज शरीफ साहब की उनके रास्ते में से। अच्छा। उनके पांव के तले ये कौम अपनी हथेलियां रखे और अपने सरों का तामीर करे, सीढ़ियां बना दे जिस पर चलते हुए उस्मा की गद्दी पर तशरीफ ले जाए। अच्छा भाई, आप बात तो ये है ना कि एक सियासी, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई उसमें आ रहा है, उसमें कोई जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो माहौल है ना, उसमें पीएमएलएन का उम्मीदवार ना भी हो तो पीएमएलएन जीतेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? जरदारी साहब और बिलावल क्यों लाहौर में मौजूद हैं? वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो उनकी मौजूदगी इसलिए है कि पीएमएलएन की इम्कानी बल्कि यकीनी फतह को एक जरा आप उसमें मोहरे तस्दीक शब्द कर सके। अच्छा, उसकी वजह ये कि आप एक दूसरे देखिए, क्रिकेट ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भी निकाल दें, इंडिया को भी निकाल दें, ऑस्ट्रेलिया को भी निकाल दें, इंग्लैंड को भी निकाल दें, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कहें जी हम देखें वर्ल्ड कप खेल रहे, ठीक है ना। तो वैसे अफगानिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता हबीब साहब, अच्छा खेलती है, किसी को भी अंडर। हाँ, आप इस तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उसका एक काम है, उसका ये काम है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीते तो वो ये कहे कि हाँ ठीक जीती। अच्छा, ठीक, ये अच्छा, गवाह की है। मौलाना साहब को क्या हबीब साहब, अब तक उन्हें मसला है? अब तक वो कह रहे हैं हालात साजगार नहीं है, क्या ऐसी चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है इलेक्शंस के हवाले से? मैं एक बात तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ, इलेक्शन कमीशन से जान और इज्जत की अमान पाते हुए, अच्छा, कि
मौलाना फजल रहमान के लिए वाकई मुश्किलात है, अच्छा। बिल्कुल मुश्किल है। और वो सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी पूरी पार्टी के लिए मुश्किलात है, क्योंकि अच्छा। उनके वोट जो है उसका मूड बदला हुआ है। ये है प्रॉब्लम, ये अच्छा। प्रॉब्लम है, तो लिहाजा ये सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा, परवेज खटक साहब वहाँ बाकी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनकी क्या सिचुएशन आपको नजर आ रही है? परवेज खटक साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो वोटरों की वजह से नहीं है, अच्छा। वो किसी और है। वो डेफिनेटली उन्हें अपनी सियासतकारी के ऊपर पूरा भरोसा होगा, उन्हें अपने साथियों पर भरोसा होगा, तो अच्छा। लिहाजा वो अपने की वजह से कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात यह है कि सियासतदान है, वो आखिरी दर्जे तक कॉन्फिडेंट रहता है, आखिरी लम्हे तक कॉन्फिडेंट। उनको उसको लगता है कि जनाब मैं तो बिल्कुल हार नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हारूंगा। मैं आपको उसका एक लतीफा सुनाऊं कि एक वक्त खत्म दफा हो रहा है अभी साहब जी। पिछले जी वक्त जी। में ऐसा था कि अमीर है, ये जो एएनपी है, इसको भी यकीन था कि हम इलेक्शन जीतने वाले हैं। तो उस यकीन की बुनियाद पे इन्होंने बाकी तमाम जमातों से कहा, कुछ जमातों से कहा कि हम आपके साथ सौदेबाजी करने के लिए तैयार ही नहीं है, सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उस इलेक्शन सीट आई एक। अच्छा। तो लिहाजा ये जो कॉर्पोरेट, ये अपना पूरा सियासतदान जो है उसका पूरा मुजाहरा करते भी रहते हैं। और परवेज खटक साहब को तो बदरजा औला करना चाहिए, क्योंकि उनको अपने देखे ना कितने सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया है, उनको अपने दोस्तों में भरोसा होना चाहिए। ठीक है, दोस्तों पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, आप इतनी दूर उफ्तादा जगह से आज प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।